नमस्ते। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं महंगाई की, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। हम भी परेशान, आप भी परेशान। हमारी ईएमआई घटने के बदले बढ़ती जा रही है। इस साल रिजर्व बैंक ने लगातार 3 बार ब्याज दरें बढ़ाई। रेपो रेट 3 महीने में 1% से ज़्यादा बढ़कर 5.4% हो गया। हम आप सुनते रहे हैं कि आरबीआई महंगाई रोकने के लिए हमें कष्ट दे रहा है। मतलब कष्ट से मतलब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की बढ़ी हुई ईएमआई से है। दूसरा कष्ट ये कि जो कुछ पैसा हम बैंकों में रखते हैं उसका भी रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा। उल्टे फिक्स डिपॉजिट और सेविंग पर मिलने वाला ब्याज सबसे कम लेवल पर पहुंच गया। मतलब जिस किसान विकास पत्र को मैंने खुद 5 साल में डबल होते देखा था, वो अब उसके लिए आपको 10 साल 4 महीने इंतजार करने पड़ेंगे। इसलिए महंगाई का तिलिस्म समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो आपने सुना होगा पार्ले जी बिस्किट के बारे में, हम सब जानते हैं। जब हम लॉकडाउन में थे तो खबर आई थी कि पार्ले जी का पैकेट छोटा हो गया है। देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। 5 रुपए का पैकेट इतना पॉपुलर था कि कंपनी ने दाम बढ़ाने के बदले पैकेट का साइज ही छोटा कर दिया। अब पैकेट छोटा क्यों करना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई? इसलिए कि बिस्किट बनाने का कॉस्ट बढ़ गया, कच्चा माल के दाम बढ़ गए। कोरोना के दौरान पूरी दुनिया जिस कठिन वक्त से गुजरी, उसकी भरपाई में तो दशकों लगेंगे। महामारी ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। 2020-21 में हमारी जीडीपी -6.6% रही। इस साल ये बढ़ के 8.7 हो गई। अब ये खुशखबरी तो है नहीं। -6.6 से 8.7 होना मतलब मैं तो मानता हूँ 2% की ग्रोथ। 1997 वाला एशियाई वित्तीय संकट भी हमने झेला था। 2007 में लेहमन ब्रदर्स वाला भी झेला था। हमने डटकर मुकाबला किया, आगे बढ़ने भी लगे। लेकिन इस साल की सुबह जो थी वो दूसरी टाइप की थी। पहली तिमाही में 13.5% ग्रोथ रेट के साथ हमने शुरुआत की, लेकिन 24 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने जो किया वो हम सबके सामने है। स्पेशल आर्मी ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर हमला और लड़ाई लगातार जारी है 6 महीने बीतने के बाद भी। कोरोना काल में सप्लाई चेन पर ब्रेक लगा था, तब दाम बढ़े और अब इस जंग ने मामला पेचीदा कर दिया है। अभी धान की रोपनी जितनी होनी थी हो गई। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान और दक्षिणी राज्यों में हमने देखा उससे पहले यूरिया का संकट कैसे हुआ। किसान लाइन में लगते रहे और खाद मिनटों में गायब होता रहा। शुरुआत में तो सरकार ने भी मना किया, लेकिन बाद में यह माना गया कि कुछ संकट तो है। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन सबके दाम रॉकेट होने लगे। साधारण भाषा में कहा जाए तो ट्रक और ट्रेन पेट्रोल डीजल से चलते हुए महंगाई भी गंतव्य तक पहुंचाने लगे। आप कहेंगे रेलवे की लाइनें तो इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो फिर जान लीजिए कि अभी भी 75% बिजली कोयला से पैदा होती है और अच्छा कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, जिसके भाव सप्लाई घटने से पहले से ही बढ़े हुए थे। और इस दौरान जब और महंगाई बढ़ी तो और बढ़ गए। कोरोना और जंग की मार पर वार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है सारे इकोनॉमिस्ट के लिए या सेंट्रल बैंक्स के लिए। अब हर दिन नई खबर हम देखते हैं किसी न किसी देश से मिलती है कि ब्रेकिंग फॉर्मेट में कि 1970 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई, ग्राहकों के सेंटीमेंट लोअर लेवल पर गए, कमोडिटीज के प्राइसेस आज तक के सर्वोच्च स्तर पर। मैकिन्से ने इस बारे में एक रिसर्च किया है, महंगाई से क्या क्या कहां कहां हो रहा है। उदाहरण के लिए लिथुआनिया में महंगाई दर 15.5% पहुंच गई। यही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दें कि 1923 में हंगरी ने नोट छापना शुरू कर दिया था और नोट मार्केट में इतने हो गए कि महंगाई 98% पर पहुंच गई। चलिए अब सीधे 22 पर लौटते हैं। इस साल तुर्की में इसी साल 54% तक महंगाई चली गई। सारा यूरोप परेशान है और अमेरिका भी। भारत में भी एक दशक बाद 7% का आंकड़ा भी होते होते बचा और रिजर्व बैंक ने बीच में हस्तक्षेप किया। जब महंगाई से दुनिया हाहाकार करने लगा तो तमाम देशों के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। भारत में भी यही हुआ। लेकिन अभी भी कई देशों में महंगाई बढ़ने की दर ब्याज की दर से कहीं अधिक तेज है। मतलब मामला गंभीर है। मतलब कोरोना और जंग की मार पर वार इतना आसान नहीं है। हमारे देश में पिछले 2 महीनों में तो असर थोड़ा दिखा है, थोड़ी कमी आई है। अभी ये 6% से थोड़ा ऊपर है। पेट्रोल लेकिन दिल्ली में 100 रुपये लीटर के नीचे है, कई राज्यों में 100 के पार है। हमें अनाज का संकट नहीं है, लेकिन कई देशों में अनाज की भी कमी है क्योंकि यूक्रेन से सप्लाई हो नहीं रही। लिहाजा हमने आटा चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है क्योंकि हमें पहले
अपना घर देखना है, लेकिन दूसरों के घर की क्या हालत है वो जान लीजिए। दूसरों के घरों के दाम जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, मतलब दूसरे देशों में घरों के दाम बढ़ने लगे हैं। ज़मीन जायदाद के दाम यूरोप और OECD, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। OECD 38 देशों का एक समूह है, जिसमें अधिकतर यूरोपीय देश शामिल हैं, कुछ दक्षिण अमेरिकी देश भी हैं जैसे मैक्सिको और कोलंबिया। तुर्की में फ्लैट के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं मैकिन्से की रिपोर्ट के मुताबिक, फिर लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक में। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हमेशा ये सलाह देते हैं कि जब महंगाई चरम पर जा रही हो तो कमोडिटीज में पैसा लगाओ। आप सोचेंगे क्यों? ये इसलिए कि आर्थिक विस्तार या विकास के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल की डिमांड से अंदाजा लगता है कि इसके दाम किस तरफ जा रहे हैं। अब डिमांड ज़्यादा है, दाम बढ़ेंगे। रूस पर अमेरिका और नाटो ने बैन लगा दिया है, तो रूस ने नॉर्ड पाइपलाइन से गैस रोक दी। अब देखिए क्या हुआ, इटली जर्मनी में खलबली मच गई है, दाम आसमान छू रहे हैं। हम रूस के दोस्त हैं, लेकिन सामान लाने का रास्ता बदल गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। खाद के दामों में बढ़ोतरी इसी का नतीजा है, जिसका असर हमने भारत में देखा। यूक्रेन को एक तरीके से छोटा देश है, लेकिन दुनिया में अनाज का कटोरा माना जाता है, जहां के खेतों में आज आग लगी है। अब दाम इतने बढ़ गए हैं कि UN का इंडेक्स टूट गया। मतलब हंसिएगा मत, मैंने जब से यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफिस FAO जिसको हम बोलते हैं बना है, उसने इतनी बढ़ोतरी देखी ही नहीं, तो इंडेक्स फेल हो गया। UN के मुताबिक इस साल पूरी दुनिया में अनाज का उत्पादन 4 करोड़ टन कम रहेगा। धान का उत्पादन 2.1% कम रहने का अनुमान है। अपने देश में भी हमने देखा है कि विचित्र व्यवहार कर रहे मानसून के कारण यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एक कमजोर बारिश हुई, जिसके कारण धान की फसल पर असर पड़ा है। इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया, यमन जैसे गरीब देशों में तो हंगर इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है, भुखमरी की हालात पैदा हो सकते हैं। श्रीलंका की हालत हमने देखी है, सबके सामने है। हम पैसा चाहे कितना कमा लें, अगर महंगाई वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की तरह बढ़ने लगे तो पता चलेगा 5,000 रुपए में एक रोटी खरीद रहे हैं। बेशक हिंदुस्तान की हालत मजबूत है, लेकिन दुनिया के कई और देश श्रीलंका जैसी स्थिति में जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बुधवार को नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।